केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे, इसका महत्व क्या होता है, इस पे आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको याद कैसे करेंगे। इसको याद करने का आपको एक मजेदार ट्रिक बताऊंगा। यदि आप उस ट्रिक को देख लेते हैं तो ये सक्रियता श्रेणी आपके दिमाग में छप जाएगा और जीवन भर नहीं भूलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये जो सक्रियता श्रेणी होती है ये बेसिकली धातुओं की सक्रियता के बारे में बताता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है, कौन सी धातु कम क्रियाशील है। तो धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई है उसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई गई है उसी को हम लोग सक्रियता श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है उसको सबसे ऊपर रखा गया है और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है उसको सबसे नीचे रखा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन का भी स्थान है। हम लोग देखेंगे कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन को भी जगह दिया गया है, हाइड्रोजन को भी रखा गया है और साथ ही साथ हम लोग उसके महत्व को भी जानेंगे। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे, तो बच्चों ये इसका जवाब हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर दे सकते हैं। समझ में बात आई? कैसे? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अम्ल उसकी पहचान होती है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। तो जब किसी धातु को अम्ल में डालते हैं तो एक बड़ी फेमस क्रिया होती है कि धातु अम्ल से इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। समझ में बात आ गई? तो अम्ल की पहचान है उसमें हाइड्रोजन होगा और जब कोई धातु उसमें डालेंगे तो धातु में अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। इसका मतलब ये हुआ कि धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से अधिक होती है। किन धातुओं की? जो धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होगी वो सब अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी और जो धातु उस श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे होंगी वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो ये सक्रियता श्रेणी के आधार पर हमको पता चलेगा। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ इसी टाइप का एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जैसे कॉपर सल्फेट है, एक धातु का लवण है और जब धातु के लवण में कोई दूसरी धातु जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है और उसमें कहता है कि लोहे के कील जब डालते हैं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहा के कील डालते हैं तो उस विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? तो बच्चों इस तरह के प्रश्न का भी आंसर आप सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही दोगे। होता क्या है कि सक्रियता श्रेणी हम लोग देखेंगे कि जो लोहा होता है वो कॉपर से ऊपर स्थित है। ठीक है, इसका मतलब है कि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है और यही कारण है कि ये लोहा जब कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो ये कॉपर सल्फेट से किसको विस्थापित कर देता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और बना देता है फेरस सल्फेट। तो उस विलयन का रंग कॉपर सल्फेट की वजह से नीला था, अब बन गया उसमें फेरस सल्फेट, इसलिए उस विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आप सक्रियता श्रेणी के आधार पर दे सकते हैं। आई होप आपको सक्रियता श्रेणी का महत्व समझ में आ गया होगा। इस पे डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकता है कि ये कुछ धातुओं को दे देगा और कहेगा इसमें कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, तो उसका भी आंसर आप सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही देंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि सक्रियता श्रेणी को याद कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपको एक मजेदार ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक को यदि आपने याद कर लिया तो ये सक्रियता श्रेणी आपको जीवन भर याद रहेगी, वो भी कुछ सेकंड में। ये उस मजेदार ट्रिक को हम लोग जानते हैं और इस सक्रियता श्रेणी के क्रम को हम लोग याद करते हैं। तो मैं वो ट्रिक बता रहा हूं। वो ट्रिक है कनका मांगे आलू जिंक, कनका मांगे आलू जिंक फिर शीशा। क्या ट्रिक है? कनका मांगे आलू जिंक फिर शीशा। ये किसी से कोई बोल रहा है, कनका नाम का लड़का है, वो क्या मांग रहा है? आलू मांग रहा है, जिंक मांग रहा है, फिर क्या मांग रहा है? शीशा मांग रहा है। तो जिससे वो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि है
कुछ पैरा आगे और, तो गुस्सा कह रहा है इतना मांग रहा है, तो और कुछ पैराग्राफ उसका है तो बता दो, यानी और कोई डिमांड हो तो क्या कह रहा है, कुछ पैरा आगे और। यही हमारा मजेदार ट्रिक है बच्चों, और इसी ट्रिक के माध्यम से हम पूरे सक्रियता श्रेणी को कुछ सेकंड के अंदर ही याद कर लेंगे। आइए अब इस ट्रिक के माध्यम से हम सक्रियता श्रेणी को बनाते हैं। यहाँ पे कनिका में देखो क है, और फॉर के, यानी के से हो जाएगा पोटेशियम। एक चीज और माइंड में रखना है कि इसमें सक्रियता श्रेणी में सिर्फ धातुओं को ही रखना है, और एक उसमें हाइड्रोजन भी आएगा। तो ये हो गया, क से हो गया के, ना से हो गया सोडियम Na, का से हो गया कैल्शियम Ca, मांगे से हो गया Mg मैग्नीशियम, आलू से हो गया एल्युमिनियम Al, जिंक से जिंक होगा, इसके बाद फिर से हो जाएगा Fe, इसके बाद सीसा, इसको P भी बोलते हैं। अब देखिए पहले लाइन में ट्रिक बन गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा और सीसा। इसके बाद दूसरे लाइन में है से हो जाएगा जो हाइड्रोजन। मैंने कहा था कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन भी आता है, ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। इसके बाद कुछ का मतलब हो गया यहाँ पे कापर, Cu से कुछ हो गया। इसके बाद पैरा का मतलब बच्चे यहाँ पे पारा से, किससे मतलब है, पारा Hg। इसके बाद है आगे से हो जाएगा Ag, और आगे की बात करिए और से हो जाएगा A। तो ये है बच्चों धातुओं की सक्रियता श्रेणी, और आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस ट्रिक के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से कह सकते हैं, कितनी आसानी से सक्रियता श्रेणी हमने याद कर लिया। आइए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। कनका मांगे आलू जी फिर सीसा, है कुछ पैरा आगे और ये देखिए कनका मांगे आलू जी फिर सीसा, है कुछ पैरा आगे और, इनका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा के पार हो जाएगा पोटेशियम। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं पोटेशियम को रखा गया है, एक्चुअल में इसमें लिथियम का भी नंबर आता है, सबसे ऊपर लिथियम को रखा जाता है बच्चों, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो सबसे अधिक सक्रिय देखा है तो लिथियम होता है, ठीक है, इस श्रेणी में। लेकिन बुक्स वगैरह में इन्हीं की बात करता है, इसलिए जो महत्वपूर्ण धातुएं हैं उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो के बार पोटेशियम, Na बार हो जाएगा सोडियम, Ca से हो जाएगा आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, Mg से हो जाएगा मैग्नीशियम, Al से हो जाएगा एल्यूमिनियम, Zl से हो जाएगा जिंक, Fe से हो जाएगा लोहा, इसके बाद ये हो जाएगा सीसा या इसी को बोलते हैं लेड, इसके बाद ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक और धातु है। इसके बाद हो जाएगा आपका कापर या इसी को बोलेंगे आप तांबा, इसके बाद हो जाएगा पारा या इसी को बोलते हैं मरकरी, ठीक है। इसके बाद है Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर या इसी को बोलते हैं चांदी, इसके बाद है आपका गोल्ड, इसको बोलते हैं सोना। तो आप कितनी आसानी से ट्रिक के माध्यम से इस सक्रियता श्रेणी के क्रम को याद रख सकते हैं। धातुओं को तो आप याद रख सकते हैं, इसको सभी धातुओं को चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रम को याद रखना कि कौन सबसे ऊपर है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन है। क्योंकि यदि क्रम से आप नहीं याद रखोगे तो आपको सक्रियता श्रेणी का मतलब समझ में नहीं आएगा, आपको उसकी सक्रियता नहीं पता चलेगी कि कौन कौन सक्रिय कौन अधिक। अब एक बात और देख लीजिए कि जो धातु में हाइड्रोजन से ऊपर है ये सभी अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगी, और जो धातु में हाइड्रोजन से नीचे हैं ये अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो यदि अम्ल क्रिया आप तांबा से कराओगे, पारा से कराओगे, चांदी सोना से कराओगे तो उसमें से अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, जबकि ये धातु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि कोई भी ऊपर की धातु अपने से नीचे की सभी धातुओं को, अपने से नीचे की सभी धातुओं को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। कोई भी ऊपर की धातु अपने से नीचे की सभी धातुओं को विस्थापित कर देगी, और कोई भी नीचे की धातु अपने से ऊपर के धातु द्वारा
विस्थापित हो जाएगी। ठीक है, विस्थापित हो जाएगी। ये चीजें हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको सक्रियता श्रेणी पे आधारित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसको बड़ी आसानी से हल कर लें। तो आई होप आपको सक्रियता श्रेणी का जो मजेदार ट्रिक है समझ में आ गया होगा। इसका क्या महत्व होता है, इस पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए